नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। पहला इशू हम डिस्कस करेंगे हिंदू का राइट टू प्रोटेस्ट से संबंधित। इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। राइट टू प्रोटेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस इज नॉट एब्सोल्यूट इन लॉ। राइट टू जो प्रोटेस्ट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो इस छोटी सी स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। और दूसरा जो इशू हम आज डिस्कस करेंगे वो डाउन टू अर्थ मैगजीन का है, माइग्रेटरी बर्ड्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू प्रोटेस्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में, इस इशू के डिस्कशन में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। हुआ क्या है, देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट दिल्ली के शाहीन बाग एरिया में प्रोटेस्ट चला। कब से कब तक? दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच। और शाहीन बाग एरिया में जब प्रोटेस्ट चला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, तो देखो ट्रैफिक पूरा ब्लॉक हो गया क्योंकि प्रोटेस्टर्स सड़क पर बैठे थे और आसपास की दुकानें भी बंद हो गई। तो इस वजह से एक पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस प्रोटेस्ट की वजह से लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इमर्ज होकर आई हैं रोड ब्लॉक होने की वजह से। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस इशू पर कोई एक्शन नहीं लिया। बिना ऑर्डर पास किए पिटीशन को डिस्पोज कर दिया गया। पिटिशनर ने ये बातें बोली सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। पिटिशनर ने यह भी कहा एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम है अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो वहां से हटाना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इवन नेगोशिएशंस की कोई पहल ही नहीं की जैसा कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सूद नहीं ली कि पूरा का पूरा जो रोड है ब्लॉक है इसे खुलवाना चाहिए। पिटिशनर ने यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट में, देखो प्रोटेस्टर्स ने इस बात को नहीं समझा कि कोविड-19 की महामारी आ चुकी है और एक छोटी जगह पर इतने सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इकट्ठा होंगे तो महामारी ज़्यादा फैल सकती है। वो किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए भी राजी नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, काफ़ी बार डिजिटली फ्यूल्ड लीडरलेस प्रोटेस्ट होते हैं। मतलब कि एकदम से थोड़े समय में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए एक जगह पे जिनका कोई लीडर नहीं है। सोशल मीडिया पर बात फैली कि हाँ इस एरिया में आना है। जनरल बात कर रहे हैं, सिर्फ शाहीन बाग प्रोटेस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। आजकल इस प्रकार के प्रोटेस्ट होने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई खबर फैली, सेम माइंडेड जो पीपल हैं वो उस जगह पर इकट्ठा हो गए बहुत ही कम समय में। अब भीड़ इकट्ठा हो गई लेकिन उनका कोई लीडर नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी भीड़ के साथ नेगोशिएशंस करे तो कैसे? तो काफ़ी बार नेगोशिएशंस फिर असफल हो जाती हैं। भीड़ में से कोई लीडर गवर्नमेंट से नेगोशिएट भी करता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानते, ये जो नेगोशिएट कर रहा है सरकार के साथ हम इसकी बात को नहीं मानेंगे। इवन नेगोशिएशन सफल भी हो गई। तो ऐसी मूवमेंट का सामना करना सरकार के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा होता है। इसके बाद देखो इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद जिस पर्सन ने पिटीशन फाइल की थी उसकी बात को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना गया और जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट के पक्षधर थे उनकी बात को सुना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया इस राइट टू प्रोटेस्ट के इशू पर। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये कहा, हम एप्लीकेंट्स की उस प्ली को स्वीकार नहीं कर सकते कि कहीं पर भी कितने भी बंदे इकट्ठा हो जाएं, असेंबल हो जाएं और प्रोटेस्ट करने लगें। समझ गए बात को? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो ये तो स्वीकार्य नहीं है कि कभी भी कितने भी पर्सन्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं, चाहे वो स्ट्रीट हो, रोड हो, कोई भी रोड हो, और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये बात सच है, आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू एसोसिएशन है, बट वो राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आर्टिकल 19(2) यहां पर देखिए, आर्टिकल 19 सेक्शन 2, इसमें लिखा हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ पुलिस रेगुलेशंस।
तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ ना कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, देखो इसे आप कॉलोनियल इरा से कंपीट नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि महात्मा गांधी भी तो कानून तोड़ा करते थे, या फिर दूसरे लीडर्स जब आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी तो उस समय कानून तोड़ा करते थे। देखो उस समय हमारे पास सेल्फ रूल नहीं था। उस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे देश के ऊपर, और हर 5 साल बाद इलेक्शंस नहीं होते थे। इलेक्शंस होते थे, वो नाम के होते थे, आपको भी पता है। वोटिंग राइट्स कितने कम लोगों के पास थे। तो मतलब अभी हमारे देश में ट्रू डेमोक्रेसी है। तो आज के समय को आप उस समय के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर देखो ऐसा हम करेंगे तो फिर तो आज के समय में एनार्की क्रिएट हो जाएगी पूरी तरह से। अपने वर्डिक्ट में नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। जब भी देखो किसी रोड को ब्लॉक किया जाता है, लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है उस एंक्रोचमेंट को हटाना। लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए हैं बिना परमिशन के, उनको हटाना। पुलिस इंतजार ना करे कोर्ट के ऑर्डर्स का, पुलिस अपनी ड्यूटी निभाए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ड्यूटी निभाए और एरिया को क्लियर करवाए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा, देखो राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू पीसफुल एसोसिएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। डेमोक्रेसी में डिसेंट और प्रोटेस्ट ये तो होंगे ही, बट देखो डिसेंट और प्रोटेस्ट को जाहिर करने के लिए जो प्रदर्शन किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही होना चाहिए। अगर जब मर्जी चाहे कहीं पर कोई प्रदर्शन करने लगेगा तो आसपास के लोग तो परेशान होंगे ना। संविधान गारंटी देता है राइट टू प्रोटेस्ट की और डिसेंट को एक्सप्रेस करने की, नाराजगी जाहिर करने की, बट संविधान एक्सेप्शंस में ऑब्लिगेशन भी लगाता है कि जो सिटीजन्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। ऐसा नहीं कि उनके प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं परेशान होने लगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाए। तो फंडामेंटल राइट्स को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, यहां पर बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां प्रोटेस्टर्स का राइट है प्रोटेस्ट करने का, दूसरी तरफ कम्यूटर्स का राइट है वहां से गुजरने का। तो प्रोटेस्टर्स के राइट की वजह से कम्यूटर्स के इंटरेस्ट हार्म नहीं होने चाहिए। दोनों राइट्स एक साथ को एग्जिस्ट करने जरूरी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया था पिछले साल अक्टूबर में। तो इसको रिव्यू करने के लिए फिर से पिटीशन फाइल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने अक्टूबर के वर्डिक्ट को रिव्यू करने से इनकार कर दिया। अब उसी के जवाब में आज का आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आज के जो राइटर हैं वो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बैलेंस इस्टेब्लिश किया ना प्रोटेस्टर्स के राइट के बीच और कम्यूटर्स के राइट के बीच, लेकिन आज के राइटर ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए था पूरी तरह से। ये आज के राइटर का व्यू है। वो कहते हैं देखो चाहे वो CAA का प्रोटेस्ट हो या फिर अभी 3 नए फार्म लॉज के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी सर्दी में जो फार्मर्स हैं वो बैठे रहे दिल्ली की सड़कों पर और वो पूरे देश के किसानों का कंसर्न लेके बैठे हैं। उन्हें सफ़र करना पड़ा है और इसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए हैं और अनलॉफुल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ UNPA जो एक्ट है वो लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो सीरियसली हार्म हुआ है। और भी काफ़ी सारे कंसर्न्स राइटर जताते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट को लेके। राइटर कहते हैं देखो ये जो इशू है ना, चाहे वो CAA का इशू हो या फिर 3 नए फार्म लॉज का इशू हो, इनका टाइमली जुडिशियल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इसीलिए लोगों को हार के सड़कों पर उतरना पड़ा। ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली इनको एडजुडिकेट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जुडिशियल स्क्रूटनी हुई नहीं, इसलिए लोगों को मजबूरी में सड़कों पर आना पड़ा। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की टेंडेंसी रही है मीडिएट करवाने की, बैलेंस इस्टेब्लिश करने की। जैसे
राइटर कहते हैं फार्मलाज का जब मामला था तो किसानों के बीच और सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएट करवाने की कोशिश की, बट सुप्रीम कोर्ट का काम मीडिएट करवाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है एडजुडिकेट करना, बताना क्या सही क्या गलत है, जस्टिस इंश्योर करना। मीडिएट करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्टूबर में जजमेंट दी थी ना कि इस प्रकार से इनडेफिनेट समय के लिए किसी पब्लिक स्पेस को ऑक्युपाई नहीं किया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी अक्टूबर की जजमेंट में। तो राइटर का मानना है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से पुलिस को एक लाइसेंस मिल जाएगा प्रोटेस्टर्स पर एट्रोसिटीज करने के लिए, प्रोटेस्टर्स पर अत्याचार करने के लिए। तो इसके बाद क्वेश्चन उठता है क्या किया जाना चाहिए। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं, देखो देश में एक फेयर और इफेक्टिव एडजुडिकेट मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई मामला जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर उम्मीद की जाती है कि इम्पार्शियल होके, फेयर होके जल्द से जल्द इस इशू पर सुनवाई करेगी और उस पर अपना वर्डिक्ट देगी। बट सुप्रीम कोर्ट बहुत बार केसेस को बहुत डिले कर देती है। जैसे देखो आर्टिकल 370 के इशू पर अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया। इवन इस प्रकार के बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वर्डिक्ट नहीं दिया है। देखो सोशल मूवमेंट्स लेस रेडिकल होती हैं, कम रेडिकल होती हैं अगर ऐसे केसेस जिनको लेके सोशल मूवमेंट चल रही है उनका फेयर एंड इफेक्टिव एडजुडिकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर इवन हाई कोर्ट में। मतलब जुडिशरी सही ढंग से सुनवाई करती है उन केसेस की और अपना वर्डिक्ट देती हैं, तो फिर सोशल मूवमेंट्स कम रेडिकल होती हैं। लेकिन जुडिशरी के पास अगर मतलब प्रोटेस्टर्स को लगता है कि जुडिशरी ने ठीक से सुनवाई नहीं की तो फिर मूवमेंट और भी ज़्यादा रेडिकल हो जाती हैं। लास्ट में आर्टिकल में एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है। ये जजमेंट है 1972 की। जजमेंट का नाम है हिम्मत लाल के साहब वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस में कोर्ट ने यह कहा था कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो रूल फ्रेम किए गए हैं प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, इन रूल्स से पुलिस ऑफिसर्स को आर्बिट्रेरी पावर मिलती है किसी भी पब्लिक मीटिंग को ख़त्म करने के लिए। तो इन रूल्स को स्ट्रक डाउन करने की आवश्यकता है। ये बात कोर्ट ने बोली थी कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा रूल जो फ्रेम किए गए हैं प्रोटेस्ट से संबंधित वो गलत हैं, इनको स्ट्रक डाउन करने की आवश्यकता है। उस समय इस केस में जस्टिस कुरियन मैथ्यू इन्होंने बोला था जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक एसेंशियल एलिमेंट है और जो पब्लिक स्ट्रीट्स हैं, पब्लिक गलियां जो हैं वो नेचुरल प्लेस हैं ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए और आइडियाज़ को डिसेमिनेट करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने दोनों तस्वीरों को समझा। आप बताइए आपकी क्या राय है। अगर आपको लगता है कि बैलेंस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो सही थी अक्टूबर की, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आज का जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उनका व्यू सही है, राइट टू प्रोटेस्ट का गार्डियन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्टूबर में बात बोली ना कि आज की सिचुएशन को आज़ादी की सिचुएशन से, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस सिचुएशन से इक्वेट नहीं किया जा सकता। उस समय देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन आज देश में डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो फिर से बोलता हूं, अगर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो बैलेंस इस्टेब्लिश किया वो सही था तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है आज के राइटर का जो व्यू है वो सही है तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो माइग्रेशन एक मैकेनिज्म है। बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षी सर्दियों में, यानी जैसे ही पतझड़ ऋतु स्टार्ट होती है, बहुत से पक्षी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इंडिया में आ जाते हैं या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर के गर्म इलाकों में आ जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्यों? मतलब ऐसा क्यों होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो बहुत सारे बर्ड्स हैं वो सितंबर अक्टूबर में
इंडिया समेत आसपास के देशों में आना स्टार्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में वो फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये माइग्रेशन होता क्यों है? अब देखो, नॉर्मल सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि बर्ड्स की नई मूवी रिलीज हुई है साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसको देखने के लिए आए हैं एक लंबी यात्रा तय करके। बर्ड्स को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए और ठीक से वो सर्वाइव कर सकें। सिर्फ दो ही चीज़ें उन्हें चाहिए और उनके ज़्यादा शौक होते नहीं हैं इंसानों की तरह, है ना। तो जब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा हार्श विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है ना, तो उन्हें लगता है बस अब बहुत हो गया, अब चलते हैं हम वार्मर क्लाइमेट्स में, वार्मर क्लाइमेट रीजन में, जहाँ पर हमें खाना मिलेगा और जहाँ पे सर्वाइविंग कंडीशंस रिलेटिवली अच्छी हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में सितंबर अक्टूबर में बर्ड्स का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये 9 माइग्रेटरी रूट्स हैं और इन 3 रूट्स में इंडिया पड़ता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन फ्लाईवे और ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे। सबसे मेन है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है ये देखो 30 देशों को कवर करता है। मतलब जो बर्ड्स आते हैं उनके रूट में 30 देश आते हैं वापस जाते वक्त, मतलब दोनों को मिला के। एक अनुमान के अनुसार हर साल हमारे देश में 29 देशों से बर्ड्स आते हैं। इनमें से कुछ तो देखो रेजिडेंट बर्ड्स होते हैं, मतलब वो इंडिया में आके बस जाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, और कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर ही वो आते हैं हर साल। जैसे देखो तमिलनाडु आंध्रा बॉर्डर पर पुलिकेट लेक है, यहाँ पे हर साल फ्लेमिंगोज आते हैं। इसी प्रकार से देश में कुछ कुछ स्पेसिफिक साइट्स है ना, वहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स ज़्यादा आते हैं उसी स्थान पर, स्पेसिफिक प्लेस पर। इसके अलावा देखो कुछ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो पास कर जाते हैं, मतलब इंडिया से होते हुए कहीं दूर चले जाते हैं, अफ्रीका में चले जाते हैं, जैसे बस रुके इंडिया में और चले गए। वो यहाँ पर कुछ महीने नहीं बिताते, यहाँ पे वो इंडिया से होके जाते हैं, अफ्रीका उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो माइग्रेटरी बर्ड्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्लाईवे रीजन के इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं। मतलब जहाँ पे वो आते हैं, जितनी संख्या में आते हैं, बताते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। मतलब जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उससे इंडिकेट होता है कि वहाँ पे उस एरिया में स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट कैसा है। माइग्रेटरी बर्ड्स कम आएंगे तो मतलब इन्वायरमेंट ख़राब है, वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, उनको पानी नहीं मिल रहा है आसानी से, उनको इंसेक्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, मतलब कंडीशंस पता लग जाती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के आने से। नेक्स्ट है एक्ट्स एज पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स। जो हार्मफुल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उन हार्मफुल इंसेक्ट्स को खा लिया जाता है इन बर्ड्स के द्वारा। तो ये पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। अगर बर्ड्स नहीं होंगे तो देखो लोकस्ट अटैक, यानी टिड्डियों का अटैक जो लास्ट ईयर देखने को मिला था, इस प्रकार से लोकस्ट अटैक जैसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और देखो इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं बर्ड्स की, मतलब इनका गोबर वगैरह जो होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का काम करता है। इससे भूमि और ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि इनके गोबर में, जिसे गुआनो भी कहा जाता है, वो नाइट्रोजन में रिच होता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है। अंडों के जो छिलके होते हैं, एग सेल्स, वो कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स ऐड करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। फूड चेन में इकोलॉजिकल बैलेंस इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। जैसे हमने डिस्कस किया, इंसेक्ट्स वगैरह वो खा जाते हैं। इसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है माइग्रेटरी बर्ड्स को। पहला चैलेंज है पोचिंग एंड हंटिंग, शिकार जो कर लिया जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स का, इससे उनकी संख्या कम हो जाती है। लॉस ऑफ वन मेट अफेक्टिव फ्यूचर जनरेशंस। अब देखो परिवार में जो मदर हैं जिसने अंडे दिए हैं, वो अपना खाना लेने के लिए गई, अब उसका शिकार कर लिया गया, तो उसके बाद अभी भी हाल फिलहाल में उस मदर ने अंडे दिए थे, अंडे में से बच्चे मान लीजिए निकल भी गए हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो देखभाल के अभाव में उन बच्चों की डेथ हो जाएगी, तो पूरी की पूरी जो जनरेशन है वही ख़त्म हो जाएगी। ये मतलब है
लॉस ऑफ वन मेट अफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वाटर बॉडीज एज ए मेजर कंसर्न। देखो वाटर बॉडीज की संख्या हमारे देश में काफ़ी कम हो रही है और वाटर ना होने के अभाव में वो कम आते हैं। और एक रीज़न ये भी है कि कई बार पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है और पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं। इतने ज़्यादा पोल्यूटेड एलिमेंट्स मिनरल्स मिले होते हैं पानी में, जिसको कंज्यूम करके उनकी सेहत खराब हो जाती है और जल्दी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट चैलेंज है इंक्रीजिंग इल्यूमिनेशन। रात में जो देखो इतनी सारी लाइटें जगती हैं, इनको कन्फ्यूजन हो जाती है माइग्रेटरी बर्ड्स को कहाँ जाना है, तो गलत रास्ते पर वो चल पड़ते हैं। नेक्स्ट जनरल पॉइंट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इससे जो पूरा लाइफ साइकिल है वो प्रभावित हुआ है और बर्ड्स का जो माइग्रेशन है वो भी प्रभावित हुआ है। ऐसे ऐसे देखो और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे ओवर फिशिंग। वाटर बॉडीज जो थोड़ी बहुत बची हैं वहाँ पे ओवर फिशिंग होती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ओवर फिशिंग होने की वजह से उन्हें मछलियाँ वगैरह नहीं मिलती, तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो आएंगे क्यों? फूड सप्लाई के लिए तो वो आए थे खाने की तलाश में, खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो आएंगे क्यों? इसके बाद हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, मतलब क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोग्राम। देखो बर्ड्स में माइग्रेशन का क्या ट्रेंड है, कौन से डिजीज उनको अगर प्रभावित कर रहे हैं, तो इन सब की लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल चिल्ड्रन यूथ पब्लिक को जागरूक करने की आवश्यकता है बर्ड माइग्रेशन के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में। इसके अलावा लोकल सपोर्ट भी इंश्योर करने की आवश्यकता है ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स आसानी से अंडे दे सकें और उनका कंजर्वेशन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेटरी सीजन के दौरान वाटर बॉडीज़ में फिशिंग एक्टिविटीज़ कम से कम हो। अगर फिशिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो मछलियाँ बचेंगी नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा होगा तो बर्ड्स आएंगे नहीं। नेक्स्ट है एडोप्शन ऑफ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फार्मर्स को जागरूक किया जाए कि वो सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें ताकि वाटर बॉडीज़ को केमिकल फ्री बनाया जा सके। अगर देखो केमिकल फ्री वाटर बॉडीज़ होंगी तो वही पानी माइग्रेटरी बर्ड्स पिएंगे तो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है इंश्योर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम सर्विसेज का सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इको क्लब्स को प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, नेचुरल हैबिटेट्स, फॉरेस्ट, इन सबको कंजर्व करने की आवश्यकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन कर दिया जाए और वाटर बॉडीज़ में इनकी डंपिंग को अवॉइड किया जाए। प्रशासन इस संदर्भ में एक्शन ले। स्पेसिफिक रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स और ट्रीटीज़ विभिन्न देशों के बीच उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए शिकारियों को ट्रैक करने के लिए जो पक्षियों को मारते हैं। लास्ट पॉइंट, नाइट लाइट्स को मिनिमाइज किया जाए ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स अपना रास्ता ना भटकें, उनको दिक्कत ना आए कि कौन से रूट पे उन्हें जाना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया माइग्रेटरी बर्ड से संबंधित। आज 2 ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।